नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। हम लोगों ने बात करना शुरू किया था कि हम प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ बिंदुओं को लेकर उन पर अवधारणात्मक स्पष्टता करेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से जो अवधारणाएं हैं प्रथम प्रश्न पत्र की उनको मजबूत करने का, उनको सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व क्या है, आईसीटी की क्या इंपॉर्टेंस है शिक्षा के क्षेत्र में। इस बिंदु को लेकर हमें बात करनी है। देखिए, बात करते हैं, पहले शुरुआत में थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं कि जैसे एक औपचारिक शिक्षण होता है, औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जहां एक निश्चित स्थान होता है, जिस स्थान पर जाकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि स्वाभाविक है कि कुछ बाध्यताएं विद्यार्थियों के ऊपर आरोपित होती हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिनका विद्यार्थियों को पालन करना आवश्यक माना जाता है। जिसमें से हमने कहा कि जैसे स्थान की बात हो गई कि इस निश्चित स्थान पर जाकर ही विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करनी है। दूसरा हो गया समय को लेकर कि एक निश्चित समय पर विद्यार्थी उस शिक्षण संस्थान में उपस्थित होंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर अलग अलग विद्यालयों के अनुसार, कॉलेजों के अनुसार कुछ अलग नियम भी हो सकते हैं। जैसे कहीं पर आपने जब अध्ययन किया होगा तो आपके कॉलेज में ऐसा होगा कि कुछ प्रतिशत उपस्थिति ऐसी है कि मान लीजिए 75% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, वरना आपको असाइनमेंट देने से रोक दिया जाएगा या आपको परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। इस प्रकार के नियम, ये औपचारिक शिक्षा हो गई। इसको अध्यापक केंद्रित प्रणाली के अंतर्गत ही हम लोग समझते हैं, क्योंकि वहां जो कक्षा का संचालन है उसके केंद्र में अध्यापक रहता है, शिक्षक रहता है, तो इसको अध्यापक केंद्रित प्रणाली भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद धीरे धीरे जब हमारे 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, 1986 वाली, 2020 में तो नहीं आई है, उससे पहले जो 1986 वाली थी, उसमें कुछ अनुशंसाएं दी गई कि हमें मुक्त विद्यालय भी स्थापित करने चाहिए, यानी कि ओपन स्कूल भी हमें स्थापित करने चाहिए। इससे पहले एक हम ये कह सकते हैं कि एक बार परियोजना के रूप में सीबीएसई इसको लागू कर चुका था। एक परियोजना के रूप में 1979 में सीबीएसई ने एक परियोजना के रूप में इसको शुरू किया था, जिसको कहा गया कि ओपन स्कूल एक परियोजना है सीबीएसई की, जिसमें विद्यार्थी के ऊपर विद्यालय रोज आने की बाध्यता नहीं होती थी, मेरिट जैसी कसौटी नहीं होती इसमें। तो फिर आगे जाकर पूर्ण रूपेण एक तरीके से हमने देखे कि ओपन स्कूल भी स्थापित हुए, मुक्त विद्यालय भी स्थापित हुए और मुक्त विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, जिसका हम कहते हैं कि जैसे पूरे विश्व के स्तर पर यदि हम बात करेंगे तो 1969 में इंग्लैंड में सबसे पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था वो स्थापित हुआ था। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से 1962 में, अब दिल्ली विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय तो नहीं था ना है, लेकिन उसने एक कार्यक्रम के रूप में पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था 1962 में। ये अब इसका मतलब ये होगा कि जब बाद में ये देखा गया कि भाई पूर्ण रूपेण, या हम ये कह सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, फिर मुक्त विद्यालय भी स्थापित हुए, तो इससे क्या होगा कि शिक्षा का दायरा बढ़ जाएगा, जो विद्यार्थियों की पहुंच है वो पहुंच बढ़ जाती है। उसी दूरस्थ शिक्षा में जब विद्यार्थियों के ऊपर बाध्यताएं नहीं है, उसको हम ये भी कह देते हैं कि विद्यार्थी केंद्र में रहता है। ऐसी शिक्षा में विद्यार्थी के अनुसार ही पाठ्य सामग्री को इतना सरल तरीके से तैयार किया जाता है कि विद्यार्थी को अध्यापक की कमी महसूस ना हो। बात समझ आ रही है? प्रश्न आएगा कि सर शंकाएं यदि होती हैं, कोई डाउट होता है उसके लिए, तो डाउट के लिए भी एक परामर्शदाता उपलब्ध रहता है, लेकिन ऐसा जो संचार होता है दोनों के बीच में, यह आवश्यक नहीं है कि वो तुल्यकालिक हो, सिंक्रोनस हो, वो अतुल्यकालिक हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। इसमें बिल्कुल आवश्यक ये नहीं है कि जिस समय पर शंका पूछी जाए उसी समय पर उसका कोई उत्तर देने वाला उपस्थित हो। बात समझ आ रही है? अब दूरस्थ शिक्षा में जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि जैसे भी आप इसको समझेंगे, व्यवहारिक रूप में अनुभव भी कर रहे होंगे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। ये जितनी भी ऑनलाइन शिक्षाएं आप देख रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं जो संचालित हो रही हैं, संपादित हो रही हैं, ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि तकनीक है, आईसीटी है। बात समझ पा रहे हैं? तो यदि मैं भारत विशेष के संदर्भ में आपसे बात करूं तो भारत इतना बड़ा देश है, बात समझ पा रहे हैं,
भारत इतना बड़ा देश है, भारत की इतनी विशाल जनसंख्या है। यदि हम एक मोटा मोटा आइडिया ले तो हम मान के चल सकते हैं कि भारत में लगभग आप कह सकते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या है। बात समझ पर, इतना तो कह पाएंगे। इस 140 करोड़ का आप कहेंगे कि लगभग 50% जनसंख्या जो है वो 25 वर्ष से कम आयु वाले हैं। 25 वर्ष से कम आयु वाले हैं। अब यदि आप देखें कि 70 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 25 वर्ष या इससे कम है, ये लगभग हम एक डाटा लेके चल रहे हैं। अब इन 70 करोड़ युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताएं भी होंगी। इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि हम औपचारिक शिक्षा में बात करते हैं तो शिक्षण संस्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, हर भाषा में सुनिश्चित करनी होगी, गुणवत्ता को ध्यान में रखना पड़ेगा, मानकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि मैं आपसे यदि कह रहा हूं कि ये 25 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या कितनी हो गई, 50% हो गई। यदि ओवरऑल हम भारत की साक्षरता दर की बात करें तो हम कहेंगे लगभग कितनी है, 75% के आसपास है, 75% के आसपास है। 15 प्रमुख भाषाएं हैं, 15 प्रमुख भाषाएं हैं। अब आप अनुमान कीजिए, यदि हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं उसके दृष्टिकोण से सोचिए, इतनी विशालकाय जनसंख्या है, इस विशाल जनसंख्या की आवश्यकताएं भी उतनी अधिक होगी। बात समझ पा रहे हैं? इस 70 करोड़ वाली जनसंख्या के लिए आपको शिक्षण संस्थान भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे, हर भाषा में कराना पड़ेंगे। जैसे हमने कहा 15 प्रमुख भाषाएं हैं, तो इन 15 प्रमुख भाषाओं में आपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी, जो कि एक जटिल कार्य है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के सिवाय कोई विकल्प शेष रह नहीं जाता है भारत जैसे देशों के पास में। ठीक है, क्योंकि आईसीटी के माध्यम से क्या होगा, आईसीटी के माध्यम से ये होगा, तकनीक के माध्यम से ये होगा कि ये जो शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या वाली बात है, ये विद्यार्थियों की संख्या असीमित हो सकती है, अनेक विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अनेक विद्यार्थी, हजारों छोड़िए लाखों विद्यार्थी एक साथ कक्षा कर सकते हैं। जो लाइव कक्षाएं आप देखते होंगे, उन लाइव कक्षाओं में यदि हम बहुत छोटा सा उदाहरण मान के चले कि मान लीजिए 5000 विद्यार्थी हैं एक लाइव ऑनलाइन कक्षा में, 5000 विद्यार्थी हैं। अब आप अनुमान करिए कि यदि ये 5000 विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षा कर रहे होते, औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे होते, तो इनके लिए बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराना कितना जटिल कार्य होता। बात समझ पा रहे हैं? वहां हम कहते हैं कि जो शिक्षक और विद्यार्थी की संख्या का जो अनुपात है उसमें भी हमें बहुत बड़ा एक व्यापक अंतर देखने को मिलता। बात समझ पा रहे हैं? तो इतनी जब आवश्यकताओं में इतनी विविधता है, इतनी भिन्नता है, तो आईसीटी के सिवाय कोई शेष विकल्प हमारे पास बच नहीं जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आईसीटी का बहुत अधिक महत्व है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब एक एक बिंदुवार तरीके से यदि हम बात कर ले तो एक बिंदु हम क्या कह सकते हैं सहजता के साथ में, सरलता के साथ में, कि अधिगम का वैयक्तिकरण, अधिगम का वैयक्तिकरण यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। यानी कि जब ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, जब आईसीटी आधारित कक्षाएं विद्यार्थी प्राप्त करता है, आईसीटी आधारित शिक्षा प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी के पास में अनेक स्वतंत्रताएं होती हैं। जैसे विद्यार्थी अपने सीखने की गति को स्वयं निर्धारित कर सकता है, अपने सीखने की गति को स्वयं निर्धारित कर सकता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे एक कक्षा होती है, उस कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में हमने बात की है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार यदि देखें तो कक्षा में प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी भी होते हैं, औसत बुद्धि वाले विद्यार्थी भी होते हैं, और एक तरीके से औसत से पिछड़े विद्यार्थी जो होते हैं वो भी होते हैं। अब कक्षा को सभी को साथ लेकर चलना है। कक्षा में शिक्षक का दायित्व है कि कक्षा में अंतिम स्थान पर बैठे विद्यार्थी को भी उतना ही ज्ञान मिलना चाहिए जितना प्रथम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को मिल रहा है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कक्षा को एक साथ लेकर चलना है। तो ऐसे में जो प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, जिनको तमाम अवधारणाएं बहुत जल्दी से आसानी से समझ में आ जाती हैं, ऐसे विद्यार्थियों को लगता है कि कक्षा धीमी गति से चल रही है, हमारे अधिगम की गति बहुत धीमी है। बात समझ पा रहे हैं? तो जब ऑनलाइन शिक्षण होगा तो यहां क्या होगा, अधिगम का व्यक्तिकरण संभव है।
यानी कि वो विद्यार्थी जो प्रखर बुद्धि का है वो अपने सीखने की गति को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। जिस विद्यार्थी की सीखने की गति औसत से कम है वो भी अपने सीखने की गति को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। आप और सरल सा उदाहरण समझिए। जैसे आप देखते होंगे कि ऑनलाइन कक्षाओं में यदि आपको कोई अवधारणा स्पष्ट है, कोई बिंदु ऐसा आया कक्षा के दौरान कि आपको वो बिंदु आता है, तो आप उस कक्षा को वहां से आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है। यदि आपको शिक्षक के बोलने की गति कम लग रही है तो स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन रहता है कि आप शिक्षक के बोलने की गति को भी तेज कर सकते हैं। यदि शिक्षक तेज तेज बोलते हैं, गति अधिक है, तो आप शिक्षक की गति को मंद भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? यानी कि यहां क्या हो रहा है, विद्यार्थी केंद्र में है, विद्यार्थी केंद्र में हुआ, तो इसीलिए कहा गया कि अधिगम का वैयक्तिकरण यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। बिंदु स्पष्ट हुआ। यानी कि आईसीटी आधारित शिक्षा में हम क्या कहेंगे कि वो प्रत्येक विद्यार्थी को माध्यम और सामग्री के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। विद्यार्थी अपने सीखने की गति का निर्धारण स्वयं कर सकता है। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का। एक बिंदु हम क्या कह सकते हैं, एक बिंदु हम कह सकते हैं अंतरक्रियाशीलता। अंतरक्रियाशीलता, अंतरक्रियाशीलता का मतलब यह हुआ कि विद्यार्थी सामग्री के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकता है। जैसे यदि उसको विषय वस्तु में आगे जाना हो तेजी से, कोई पाठ ऐसा आया जिसके बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान है, उसका पढ़ा हुआ है, उसको जानकारी है, पूर्व ज्ञान है, वो उसको स्किप करके आगे जा सकता है। यानी कि जो विषय वस्तु है उसमें, जो सामग्री है उसमें, वो शीघ्रता से आगे पीछे जा सकता है। बिल्कुल ये आवश्यक नहीं है कि वो एक अनुक्रम के अनुसार ही चले। ऑफलाइन कक्षा में क्या होगा कि जिस क्रम में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिस क्रम में कक्षा में सामग्री चल रही है, उसी अनुसार उसको चलना होगा। जबकि ऑनलाइन शिक्षण में कितनी स्वतंत्रता है, कितनी सुविधा है कि वो सामग्री के साथ में एक अंतःक्रियाशीलता वाली बात आ जाएगी, इंटरेक्शन वाली बात आ जाएगी, और प्रभावी अंतःक्रियाशीलता, वो सामग्री के साथ में प्रभावी ढंग से जुड़ जाता है। यानी कि वो शीघ्रता से सामग्री में आगे पीछे जा सकता है। बिंदु स्पष्ट हुआ। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी हम ये कहेंगे शिक्षा में आईसीटी का लाभ हो जाएगा। बिंदु स्पष्ट है। एक बिंदु हम कहेंगे दूरी और जलवायु से तटस्थता। तटस्थता, हमको यह भी लाभ देखने को मिलता है आईसीटी आधारित शिक्षा का कि आईसीटी आधारित शिक्षा में किसी भी प्रकार से विद्यार्थी के ऊपर शिक्षण संस्थान से दूरी या जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिंदु स्पष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने द्वारा निर्धारित या अपने द्वारा चयनित स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकता है। उसको एक निश्चित शिक्षण संस्थान तक जाकर शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, बाध्यता नहीं होती। बिंदु स्पष्ट हो गया। तो दूरी और जलवायु से तटस्थता एक बिंदु हम इसमें कह सकते हैं। एक बिंदु हम इसमें कहेंगे अधिक किफायती और व्यापक पहुंच। एक लाभ क्या होगा? अधिक किफायती और व्यापक पहुंच। जब भी हम किसी वस्तु का, किसी सेवा का मूल्य कम कर देते हैं तो उसकी जो पहुंच है वो पहुंच बढ़ जाती है, उसका दायरा बढ़ जाता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप देखिए, ये जितने भी हम देखते हैं दूरस्थ शिक्षा संस्थान जो हैं, या ओपन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, या हम कहते हैं मुक्त विद्यालय, इनमें क्या होता है, इनमें जो फीस है वो कम भी तो हो जाती है। फीस कम हो गई। किसी संस्थान की जो ऑनलाइन कक्षाएं आप देखेंगे, ऑनलाइन कक्षाओं की फीस सामान्य तक कम होती है। कारण क्या है? क्योंकि उस संस्थान का भी जो खर्च आता था वो खर्च कम हो गया। संस्थान में मान लीजिए बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, अब उन विद्यार्थियों के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध करानी पड़ेंगी संस्थान को। बैठने के स्थान को लेकर हो गई, या पानी को लेकर हो गई, या हम कहें पंखे, एसी, कूलर जैसी सुविधा हो गई। इससे क्या होगा? संस्थान का खर्च बढ़ जाता है, तो संस्थान की फीस भी अधिक होती है। जब हम ऑनलाइन कक्षाओं की बात करते हैं तो यहां ऐसी कोई बाध्यता होती नहीं संस्थान पर जाकर शिक्षा प्राप्त करने की, तो संस्थान का खर्च कम हो जाता है। जब संस्थान का खर्च कम हो जाता है तो उसकी फीस कम हो जाती है। जब फीस कम होती है
तब क्या होता है कि उसका जो दायरा है वो बढ़ जाता है, जो पहुंच है वो व्यापक हो जाती है। ऐसे विद्यार्थी भी जो आर्थिक पृष्ठभूमि से कमजोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। यही मुख्य उद्देश्य था दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का, मुक्त विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का, मुक्त विद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो वंचित क्षेत्र हैं, जहां तक ये कहते हैं कि जो शिक्षण संस्थान है वो नहीं है, जहां पर बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं है, तो वो क्या करेंगे, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री इतनी सरल भाषा में है, इतनी स्पष्ट भाषा में है कि विद्यार्थी को अध्ययन करते समय शिक्षक की, अध्यापक की कमी महसूस नहीं होगी। बात स्पष्ट हो गई। तो अधिक किफायती और व्यापक पहुंच हो जाएगी। एक बिंदु हम ये कह सकते हैं इसमें, गुणवत्ता को लेकर, एक समान गुणवत्ता भी, बात स्पष्ट हो गई। ये तो कहा ही जाता है एक समान गुणवत्ता को लेकर, मानकीकरण हो जाता है गुणवत्ता का ऑनलाइन शिक्षा में। ये संभव कैसे है, आईसीटी के। तो आईसीटी का तो महत्व बहुत अधिक है शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं विशेष रूप से तो बहुत अधिक महत्व है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी विशाल जनसंख्या के लिए यदि हम बात करें तो आईसीटी के सिवाय कोई भारत देश में विशेष रूप से कोई विकल्प शेष बचता नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने अधिक भाषाभाषी लोग हैं, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का अद्वितीय योगदान हो जाता है। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का। तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का बहुत अधिक महत्व है। यदि हम आईसीटी के संदर्भ में वैसे भी इतना बिंदु समझे सहजता के साथ में, किसी भी देश के संदर्भ में आईसीटी किसी भी देश की मानव पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। और जो देश जितना नवाचारी होगा उस देश की आर्थिक प्रगति उतनी ही अधिक होगी। बात समझ पा रहे? इसीलिए आईसीटी में कहा जाता है कि इससे देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखना है, बेहद महत्व है इसका, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आईसीटी का। लाभ को लेकर भी हमने कुछ बिंदुवार तरीके से बात कर ली कि अधिगम का व्यक्तिकरण हो जाता है, अंतरक्रियाशीलता, दूरी और जलवायु से तटस्थता, अधिक किफायती और व्यापक पहुंच और एक समान गुणवत्ता। और भी हम कह सकते हैं कि एकाधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी, अलग अलग विद्यार्थी, भिन्न भिन्न विद्यार्थी। बात स्पष्ट हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या महत्व है, इसको लेकर कुछ बिंदु आपको स्पष्ट हुए होंगे। कक्षा आपके लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।